सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य 12th स्टैंडर्ड वालों। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चल रहा है। आज एक और मजेदार टॉपिक डिस्कस करने की बारी है। जी हाँ, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि मान लो कि बच्चों एक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली क्या है ना कि अपन ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने चार्ज को रख दिया तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, किस तरफ करता है ये भी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। बट मैग्नेटिक फील्ड में उसके साथ क्या होता है वो आज डिस्कस करेंगे। साथ साथ बात करेंगे लॉरेंट्ज फोर्स की। तो बातें बंद करके लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो हमें डिस्कवर करके दिया H.A. लॉरेंट्ज ने। उन्होंने क्या बताया कि अगर आप एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट कंडीशन ये है कि वो चार्ज मोशन में होना चाहिए। अगर चार्ज रेस्ट पर होगा तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं करेगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से कर सकता है, बट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताऊं, कुछ पॉइंट्स नोटिस कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि स्टेशनरी चार्ज, एक अगर स्टेशनरी चार्ज है, ठीक है, और अ मूविंग चार्ज या कोई एक मूविंग चार्ज है, ठीक है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब ये सिंपल तौर पे कि अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है या तो वो चार्ज मोशन कर रहा हो, दोनों केसेस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस करता है। चार्ज की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा करेगा करेगा, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे वो मोशन पे हो। ठीक है। अ मूविंग चार्ज ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। पर एक स्टेशनरी चार्ज, डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी जगह पर पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, एक जगह पर पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि अगर एक मैग्नेट है, ठीक है, उस मैग्नेट के पास आप क्या लाओगे तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन होगा या मैग्नेट का मोशन होगा, जिसके ऊपर मैग्नेट असर कर सकता है। जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये कुछ चीजें हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर असर हो सकता है। या फिर अगर दोनों तरह का मूवमेंट है, ये तो अट्रैक्ट ही होंगे हमेशा, लेकिन अगर आप रिपल्शन की बात करो तो एक मैग्नेट के बगल में आप एक कोई ऐसी चीज ला रहे हो, ठीक है, आपको उस चीज के बारे में नहीं पता, ठीक है, ये चीज एक तरफ से अट्रैक्शन कर रही है इस मैग्नेट के साथ और दूसरे तरफ से रिपल्शन कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरी चीज है आपके हाथ में, ये मैग्नेट है। ठीक है। मैग्नेट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसको एक मैग्नेट के पास ले जाओ, एक हिस्से से वो अट्रैक्ट करेगा तो दूसरे हिस्से से वो अपोज करेगा उसको, ठीक है, रिपल करेगा, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब्सटेंस मैग्नेट है। ठीक है। तो वैसे ही अगर आप एक स्टेशनरी चार्ज लाकर यहां रख देते हो, ठीक है, आपने एक स्टेशनरी चार्ज यहां पर लाकर रखकर देखा तो उस चार्ज पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यहां मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज लाया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो इससे समझ में आया कि ये जो चार्ज स्टेशनरी है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। समझाता हूं कैसे, वो भी समझाता हूं। पहले एक चीज और समझ लो कि अगर यही चार्ज आप यहां मोशन करवाओ, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चार्ज को मोशन करवाते हो तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कभी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, कभी मैग्नेटिक फील्ड से दूर, हर तरफ की, वो मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब वो मोशन में है तो वो एक मैग्नेट बन गया है। ठीक है,
जब वो मोशन में है तो वो मैग्नेट बन गया है, मतलब वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लेके चल रहा है। जब वो रुका हुआ था उस पर कोई असर नहीं था, इसका मतलब क्या कि रुका हुआ था वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, उसके साथ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, बट वो मोशन में आया, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया, मतलब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्लियर है? पक्का? ओके, तो अब हम उसकी बात करेंगे कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और अगर किसी जगह पर पहले से ही कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उस जगह पर अगर आप मूविंग चार्ज ले आते हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो लिखते हैं अपन, when a moving charge when a moving charge interacts with magnetic field, it experiences force। वो क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्यों? क्योंकि वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बिकॉज इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, एज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, है ना? लिख लेना साथ में, टाइम वेस्ट ना हो तुम्हारा। ठीक है, ओके। अब वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये सारी चीजें हम फाइंड करेंगे। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मूविंग चार्ज है तो उसको, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो निकालना है अपने को। ठीक है, तो मान लो कि वो फोर्स है हमारा F, मैं उसको FM बोल देता हूं, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्स है बच्चों, ये कुछ कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द एस्टैब्लिश्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यहां पर। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्लस इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। वो जो आपने चार्ज कंसिडर किया है वहां पर जो लाए हो, उस चार्ज की वैल्यू कितनी है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ वो प्रोपोर्शनल होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। किसके परपेंडिकुलर? ये इसको सिंपली ऐसे लिख दो कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी, मतलब वो कंपोनेंट वेलोसिटी का जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये कहने का कि मान लो आपका चार्ज ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर यूं बनेगा, है ना? तो ये पूरी की पूरी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पर डिपेंड करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो देखो, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ मूव कर रहा था। मान लो कि इसका मोशन ऐसा था कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया था इसने। तो जब ये मैंने क्या बोला कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, तो अपन दो कंपोनेंट्स इसके रिजॉल्व कर लेते हैं। एक हमारा इस तरफ आएगा, ये क्या कहलाएगा हमारा v cos थीटा, और एक हमारा ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बनेगा जिसे हम कहेंगे v sin थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है मेरा क्या? v sin थीटा। इसलिए मैं यहां लिखूंगा कि भैया f मैग्नेटिक जो है इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का साइन वाला कंपोनेंट। ठीक है, अब इन सबको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ओवरऑल आएगा q v sin थीटा और b। ठीक है, q b और v sin थीटा इन सब पे डिपेंड करेगा। अच्छा चलो सीक्वेंस में लिख देता हूं, q b v sin थीटा, यही है ना, q b और v sin थीटा। ओके, अच्छा अब मैं इसको और अगर चाहूं तो यूं लिख, या देखो आप इस तरह से भी लिख सकते हो q b v sin थीटा, या आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो
F इज प्रोपोर्शनल टू Q था, F इज प्रोपोर्शनल टू, आप B साइन थीटा भी ले सकते हो और यहां लिख सकते हो V। मतलब ये क्या बात हो गई? अरे दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। वेलोसिटी ऐसे था, ठीक है। अगर आप वेलोसिटी के साथ मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन फिक्स कर दो तो आप मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर सकते हो। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दिया है एक डायरेक्शन में तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो। अपन ने पढ़ा था ना टॉर्क का फॉर्मूला, R परपेंडिकुलर इंटू F होता है या फिर F परपेंडिकुलर इंटू R होता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी अपन ले सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इस तरह से भी जा सकते हो, कोई बात नहीं, एक ही चीज है। क्लियर है? पक्का? अच्छा, तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो QVB साइन थीटा है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर हम हटाएं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। QVB साइन थीटा, मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया और साथ में तुम्हारा ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब बच्चों ये जो कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्यों होती है? कैसे पता चला 1 होती है? देखो साइंटिस्ट जब किसी फॉर्मूले को बनाते हैं ना, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला जब रेडी होता है ना तो वो ऐसे ही कोई फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। वो कोशिश करते हैं कि इसमें जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं उन्हें सिंपल से सिंपल रखा जाए ताकि फर्दर जब ये कहीं और यूज हो तो वहां कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ जाएं, ठीक है। तो इसी तरह से इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के ऐसा यूनिट को डिफाइन किया है जो टेस्ला है। टेस्ला को इसी तरह से डिफाइन किया गया है कि ये जो कांस्टेंट यहां पर आता है इसकी कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं आती, इस k की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को डिफाइन किया गया है। तो उस हिसाब से मेरा ओहो गिर गया, तो उस हिसाब से Fm हो जाएगा हमारा कितना? QVB साइन थीटा, ठीक है। तो मैं इसको फर्दर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं QV क्रॉस B, Q टाइम्स V क्रॉस B। ये है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। क्या है ये? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको? मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको? इसकी मदद से हम ऐसा यूनिट टेस्ला कितना होता है, एक टेस्ला 1 टेस्ला मतलब कितना होता है वो डिस्कस कर सकते हैं। कैसे डिस्कस कर सकते हैं? अरे भाई F इक्वल्स टू आया है QVB साइन थीटा, ठीक है। आप क्या करो, चार्ज की वैल्यू ले लो 1 कूलम, इसकी वेलोसिटी ले लो 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फोर्स ले लो कितना? 1 न्यूटन, ठीक है। थीटा ले लो कितना? 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ? इस हिसाब से आपको B कितना मिलेगा? देखो दिस इंप्लाइज B इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? F बाई QV साइन थीटा, यही होगा ना। B अलग कर दो तो Q और V साइन थीटा नीचे चले जाएंगे। तो B इक्वल्स टू F बाई QV साइन थीटा होगा। आपने सब 1 लिया हुआ है, 1 कूलम है, कूलम सेंटीमीटर कहाँ लिख दिया मैंने? 1 कूलम। तो फोर्स लिया आपने 1 न्यूटन, चार्ज है आपका 1 कूलम, वेलोसिटी आपका 1 मीटर पर सेकेंड, और एंगल लिया आपने 90 डिग्री, यानी साइन थीटा की वैल्यू भी कितनी हो गई? 1। तो आंसर कितना आएगा? 1, यानी कि 1 टेस्ला। तो आप 1 टेस्ला किसे कहते हो? तो इसका मतलब ये हुआ, इसको सिंपली समझो कि अगर 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 1 कूलम का चार्ज अगर इतनी वेलोसिटी यानी 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था, और वो भी कैसे? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा था 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। कौन? 1 कूलम का चार्ज। तो अगर उसने 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस किया है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है? 1 न्यूटन। इसका मतलब कि वहां जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी वैल्यू थी 1 टेस्ला, ठीक है। तो इस तरह से 1 टेस्ला को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। हालांकि 1 टेस्ला इज अ बिगर यूनिट, ये बहुत बड़ी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की।
ठीक है, तो हम यूज करते हैं ज्यादातर करके अब गाउस। ठीक है, गाउस इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉलर यूनिट ऑफ, ये सारी चीजें लिखनी है आपको। ठीक है, अच्छा इसका भी स्टेटमेंट लिख लेना। कैसे लिखोगे, जो बता रहा था मैं आपको कि व्हाट इज 1 टेस्ला। 1 टेस्ला कितना होता है कि अगर 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और उस केस में वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स 1 न्यूटन है, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कितनी थी, 1 टेस्ला। ऐसा आप लिख लोगे अपने शब्दों में, अंग्रेजी में, मराठी में, बंगाली में, उर्दू में, जिसमें लिखना लिखो। ठीक है, तो गाउस इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड 1 गाउस इज इक्वल्स टू होता है कितना, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, 1 गाउस, गाउस तो पता है ना, गाउस लॉ पढ़ा था हमने, तो उन्हीं के नाम पर ये गाउस पड़ा है और टेस्ला निकोला टेस्ला के नाम पर पड़ा हुआ है। तो 1 गाउस इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला, दिस इज स्मॉलर यूनिट, ये भी यूज होती है। क्लियर है, पक्का। अच्छा, अब मैं बोल रहा था लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में। तो लॉरेंट्ज फोर्स कुछ नहीं है, आधा तो आपने पढ़ लिया है वैसे भी। देखो क्या है लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज ने ही तो ये मैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी बताया था। तो उन्होंने इसमें एक चीज और ऐड की कि कोई ऐसी जगह है, ठीक है, इसी जगह पर खाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, ठीक है, यहां पर किसी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो सकती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है किसी जगह पे। ठीक है, ओके। तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या कहता है, व्हेन अ मूविंग चार्ज इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड्स में एक साथ प्रेजेंट है वो, कौन, मूविंग चार्ज, मूव कर रहा है वो। ठीक है, तो उस केस में द फोर्स इज द फोर्स, नेट फोर्स, सॉरी पहले इतना ही लिखो, द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट, कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो तो फिक्स है ना यार, Q × E है ना, एक Q वैल्यू का चार्ज है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, दोनों चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या लेना देना, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड से लेना देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो Fe = Q × E होगा, बराबर है। वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो ये हो जाएगा, ओके। अच्छा, फिर द मैग्नेटिक फोर्स experienced by it is Fm is equals to Q V bar क्रॉस B बार, ये मैग्नेटिक फोर्स मिल गया उसका, है ना, पक्का। तो यहां पर दोनों फील्ड प्रेजेंट है, तो दोनों फोर्स लग रहा है। तो अब अगर नेट फोर्स की बात करूं, नेट फोर्स वो कितना हो जाएगा, F इलेक्ट्रिकल प्लस F मैग्नेटिक, है ना, दोनों का वेक्टर सम। F इलेक्ट्रिकल की वैल्यू कितनी है, Q × E बार, प्लस Fm की वैल्यू कितनी है, Q × V बार क्रॉस B बार। तो अगर मैं इसमें से Q ले लूँ कॉमन तो बचेगा E बार प्लस V बार क्रॉस B बार। तो ये जो है तुम्हारा, यही लॉरेंट्ज फोर्स कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, लॉरेंट्ज फोर्स। ये F नेट जो है ना आपका, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का वेक्टर सम, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो खाली Q V क्रॉस B मिलेगा, यानी कि सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा आपको। क्लियर है, पक्का। अच्छा, ये चीजें हो गई अपनी। तो मैं आपको बोल रहा था ना, हम इस Q V बार क्रॉस B बार को मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स भी कह सकते हैं। Q V बार क्रॉस B बार इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। अब अगर आप लॉरेंट्ज फोर्स बोलो, सिर्फ लॉरेंट्ज फोर्स, तो उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों आ जाता है। अब मैं यहां बोल रहा हूं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, तो
तो इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ले लेना है, ठीक है, मतलब ऐसा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन जीरो वैल्यू का है, ठीक है, पूरा कैंसिल आउट हो गया हुआ है, ठीक है, तो वही लॉरेंस फोर्स अब मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कहलाता है, ठीक है, पक्का। अच्छा, अब सीधी सी बात है, आप इसको ऐसे लिख रहे थे कैसे, क्यू वी बी साइन थीटा। अब हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ थीटा इज जीरो और थीटा इज पाई, अगर ऐसा है इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज चार्ज इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है आपका, तो चार्ज या तो इस तरफ जा रहा है या तो इस तरफ जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। उसी केस में आपका थीटा जीरो या पाई होगा, है ना, तो उस केस में जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, यहाँ जीरो डालो तो भी आंसर जीरो आता है, यहाँ पाई डालो तो भी जीरो आता है, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो, साइन पाई की वैल्यू भी जीरो, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा कितना जीरो, ठीक है। व्हेन, अच्छा अब अगला इसी में, इफ Q इज मूविंग परपेंडिकुलर टू बी, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, थीटा कितना होगा आपका 90 डिग्री, तो उस केस में आपका एफ एम होगा कितना क्यू वी बी, यानी कि ये जो होगा मैग्नेटिक फोर्स ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, इस केस में मैक्सिमम होता है जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज मूव करता है उस वक्त वो सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और अगर कहीं क्रॉस क्रॉस में जा रहा है तो उसका साइन कंपोनेंट है ना, वेलोसिटी का थोड़ा सा हिस्सा है ना, क्लियर है। तो एक चीज दिख रही है ना फॉर्मूले से, ये सब चीजें क्लियर हो गई ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वगैरह का मतलब क्या हुआ भाई, चार्ज ज्यादा होगा सेम वेलोसिटी सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो भाई फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, अरे चार्ज नहीं कुछ पता अपन को, वेलोसिटी बढ़ा दिया अपन ने तो भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गई, सॉरी फोर्स ज्यादा हो गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया अपन ने तो भी फोर्स ज्यादा लगेगा, क्लियर है। तो ये तीनों में से कुछ भी चीज अपन बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, ये तो पता है, क्लियर है। अच्छा तो ऐसे समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके साथ साथ एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको कि एक जगह पर कोई फील्ड लग रही है और आपको उस फील्ड का नॉलेज नहीं है कि ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसी में आगे के पॉइंट्स में लिखना उसको, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, अगर स्टेशनरी होगा तो पता नहीं चलेगा, मूविंग की बात करें, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, देन द फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे क्यों, क्योंकि भाई फोर्स की वैल्यू क्या पड़ी आपने, Q इंटू ई, सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी है क्या इस फॉर्मूले में, नहीं है। तो अगर किसी जगह पर आप चार्ज को मोशन करवा रहे हो और उसकी वेलोसिटी बढ़ाने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर लगने वाले फोर्स पे, तो आप समझ जाओ कि वो जो फील्ड एक्ट कर रही है वहां पर वो फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एंड इफ, समझिए हो गया, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी in a field, then the field is magnetic, ठीक है। if the force acting on a moving charge does not depend on the velocity, अच्छा in a field ये भी लिख लो, then the field is electric field, ओके। तो ये सारी चीजें हो गई। हाँ, इस चीज को हम और भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये तो आपने खाली इतना बता दिया कि कितना फोर्स लगता है, ये फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, लॉरेंस फोर्स क्या है ये डिस्कस कर लिया, किस चीजों पर डिपेंड करता है वो डिस्कस कर लिया। अब किस तरह से मोशन होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल से लगाओगे तो कैसे मोशन करेगा, कैसे कैसे क्या क्या होगा, वो सारी चीजें अपन
किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इस वीडियो का कंटेंट यहीं पर पूरा हो जाता है, तो कर लो थोड़ा सा वेट, बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जो हर बार बोलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।